रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल एपिसोड 17। अचानक से संगीता मैरिज हॉल की सारी लाइट्स चली गईं और अंधेरा छा गया। तभी उस अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी, सगाई हो चुकी है। हर कोई इस आवाज को सुनकर दंग रह गया, क्योंकि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि अर्नव सिंह रायजादा की थी। वही मिताली जी जो अंधेरे में विक्रम जी के साथ खड़ी थी, वो बोली, विक्रम जी, यह आवाज तो अर्नव की है, पर अर्नव की आवाज कैसे आ सकती है? वो तो अभी हांगकांग में है ना? मिताली जी की बात सुनकर विक्रम जी ने कहा, हमें भी पता है कि वो वहां है, पर आवाज तो आई है। तभी अचानक से लाइट्स आ गई और स्टेज पर रोशनी ही रोशनी हो गई। हर कोई सामने देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर अर्नव वहां मौजूद था। उसके हाथ में सरगम का हाथ था और उसने उसकी रिंग फिंगर में हीरे की अंगूठी भी पहना दी थी। उसने सरगम का हाथ ऊपर किया हुआ था। सरगम ने जब अपना सिर घुमाकर उसे देखा तो वह हैरान रह गई। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हीरो इतनी जल्दी उसके लिए वापस आ गया है। नियंत्रण भी वही था। जैसे ही लाइट आए, वह भी सरगम को अंगूठी पहनाने ही वाला था, पर अर्नव को देखकर वह हैरान हो गया और हैरानी से बोला, तुम स्टेज पर क्या कर रहे हो? इस पर अर्नव ने कहा, मैं स्टेज पर वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, सगाई। और मैंने सगाई कर ली। उसके बाद वह सारिका की तरफ देखते हुए बोला, कितनी भी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर लीजिए आंटी जी, लेकिन आपकी बेटी मेरी है और मेरी ही रहेगी। और यह बात मैंने आपको पहले भी कही थी और आज भी दोबारा कह रहा हूं। सरगम मिश्रा सिर्फ और सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। आधी शादी मैं कर चुका हूं। मैंने इसे सगाई की अंगूठी पहना दी है। सरगम के मुंह से निकला। हीरो अर्नव ने सरगम को देखा और सरगम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अर्नव ने भी उसे कसकर पकड़ लिया था। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ नियंत्रण की फैमिली, सरगम की फैमिली और कुछ खास दोस्त। जो भी थे वो किसी को कुछ नहीं बताने वाले थे, ताकि नियंत्रण की जग हंसाई ना हो। नियंत्रण ने थोड़े गुस्से में कहा, सरगम क्या कर रही हो? नियंत्रण के गुस्से से भरी आवाज सुनकर सरगम अर्नव से दूर हुई और बोली, वही कर रही हूं जो प्यार करने वाले करते हैं। नियंत्रण ने कहा, तुम मेरी हो। अर्नव ने कहा, यह डायलॉग बहुत पुराना है, थोड़ा नया लाओ, इनोवेशन करो, क्योंकि यह लड़की मेरी है। नियंत्रण बोला, यह मेरी है, तेरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। अर्नव ने कहा, फिर लेट हो गया डायलॉग में। यह मेरी है और अब अपनी तशरीफ लीजिए, अपने परिवार को लीजिए और यहां से चलते बनिए। सगाई जिसके साथ होनी थी हकीकत में हो गई है। मुझे फालतू का फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए। ये सुनकर नियंत्रण ने कहा, फैमिली ड्रामा तो कर रहा है, मेरी होने वाली बीवी के हाथ में अंगूठी पहनाकर। ये सुनते ही अर्नव ने गहरी सांस ली और कहा, कुत्ते की दुम हो क्या? एक बार बोल दिया ना कि यह मेरी है, मतलब मेरी है। नियंत्रण ने अर्नव और सरगम का हाथ एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। तभी मिस्टर कपूर यानी नियंत्रण के फादर आ गए और बोले, मिस्टर सिंह रायजादा, आप कैसे इस लड़की को जानते हैं? अर्नव ने कहा, सिर्फ जानता नहीं हूं, यह मेरे अंदर बसी हुई है। ये लड़की मेरी है, पर मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहराने वाला। उसके बाद उसने सरगम का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर स्टेज से नीचे उतर गया। फिर सारिका के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, देख लीजिए सासू माँ, कर ली सगाई, अब तो अपनी बेटी मुझे देंगी ना? सारिका जबरदस्ती सच को झुठला नहीं सकती थी, इसलिए उसने नियंत्रण की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी जिसको देनी थी उसे दे दी है। सरगम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। क्यों मेरी बात नहीं समझते आप सब? क्यों 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 मुझसे खेल रहे हो? मैं घर नहीं आऊंगी, अगर रही तो सच में पागल हो जाऊंगी। आपका क्या भरोसा, आप मुझे फिर से इस नियंत्रण कपूर के साथ भेज देंगे? उसके बाद वह मुड़ी और बोली, मैं इस आदमी से कोई प्यार नहीं करती, कोई प्यार नहीं करती। मेरे साथ जबरदस्ती की सगाई और शादी हो रही थी। फिर वह आगे की तरफ बढ़ गई। अर्नव भी उसके पीछे पीछे चला गया। नियंत्रण को गुस्सा आया और उसने गुस्से में अंगूठी फेंक दी जो वह लाया था। गुस्से में उसने एक टेबल पर लात मारी और कहा, अर्नव सिंह रायजादा, जानता हूं कि तुम कितने बड़े आदमी हो, लेकिन सरगम को मैं तुमसे छीन कर रहूंगा। हर किसी ने उसके शब्द सुन लिए थे। वशिष्ठ सारिका को लेकर वहां से चला गया और विक्रम मिताली को लेकर। मिस्टर कपूर नियंत्रण को समझाते हुए वहां से लेकर जाने लगे, पर नियंत्रण एक ही बात पर अड़ा था कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन सरगम को पाकर रहेगा, चाहे प्यार से हो चाहे जबरदस्ती से।
सरगम उसके दिमाग में बस चुकी थी और इसीलिए उसे हर हाल में चाहिए थी। विक्रम, मिताली, सारिका और वशिष्ठ एक साथ निकले और पहले एक रेस्टोरेंट गए खाने के लिए। वहां मैरिज हॉल में अब खाने का कोई मतलब नहीं था। सजावट और पैसे का सारा इंतजाम नियंत्रण की फैमिली ने किया था, इसलिए उन्होंने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी। अर्नव सरगम को लेकर सीधा सिंह राय ज्यादा मैंशन गया। उसने गाड़ी को मैंशन के बाहर पार्क किया और फिर खुद उतर गया, लेकिन सरगम वहीं बैठी रही, वह नहीं उतरी। अर्नव उसकी साइड आया और दरवाजा खोलते हुए बोला, चलो सरगम। सरगम गाड़ी से उतरी और अर्नव को अपना एक हाथ दे दिया। अर्नव ने उसे अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले जाने लगा। फिर वह उसे सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में ले गया और बेड पर बिठा दिया। सरगम शांति से बैठी हुई थी। तभी उसने सवाल किया, आप हांगकांग से कब आए? अर्नव ने कहा, थोड़ी देर पहले ही आया था और फिर डायरेक्ट मैरिज हॉल गया था। कहते हुए उसने अपना ब्लेजर उतार दिया और सोफे पर पटक दिया। फिर शांति से सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को पैरों पर रख दिया। सरगम उठी और जाकर उसके पास बैठ गई। उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पर आपका काम? अर्नव ने कहा, हो गया है। सरगम ने कहा, 10 दिन का काम 4 दिन में, जल्दी नहीं हो गया। 6 दिन बोलते, 7 दिन बोलते, तो भी मैं मान जाती। अर्नव ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं जल्दी आ गया? तुम चाहती थी कि तुम्हारी सगाई उस नियंत्रण कपूर से हो जाए, फिर शादी भी? सरगम ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। उसके बाद उसने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और अर्नव ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया। फिर कहा, वैसे तुम्हें अभी भी तुम्हारे गाल पर और कंधे पर दर्द होता है? सरगम को समझ में नहीं आया, तो उसने कहा, मुझे मतलब दर्द क्यों होगा? अर्नव ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, मैंने मारा था ना? सरगम चुप हो गई और बोली, कोई बात नहीं, नहीं होता। आप दर्द की बात कर रहे हो क्या? सरगम बाद में बोली, वैसे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अर्नव ने कहा, क्योंकि तुम अब यही रहोगी, अपने घर नहीं जाने वाली। तैयार हो जाओ अपने पेरेंट्स को जिंदगी भर के लिए भूलने के लिए। कभी कभी मैं तुम्हें उनके पास लेकर चला जाया करूंगा, लेकिन अब तुम रहोगी यहाँ, इस कमरे में मेरे साथ। सरगम ये सुनकर हैरान हो गई और बोली, क्यों? मैं क्यों अपनी फैमिली को छोड़ूंगी? अर्नव ने उसे वापस अपनी तरफ किया और कहा, शादी के बाद भी तो उन्हें छोड़ने वाली हो ना? सरगम ने कहा, हाँ, शादी के बाद, पर शादी से पहले क्यों छोड़ दूं? मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अर्नव ने कहा, तो फिर मेरे साथ कैसे रहोगी? और फिर उसने उसके गाल पर अपनी उंगली चलाई। इस पर सरगम ने कहा, आप क्या कर रहे हो? कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव उसके चेहरे को सहलाता रहा और फिर एकदम से उसे सोफे पर गिरा दिया। सरगम हैरान हो गई और उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आप आराम कर लीजिए। आप थक कर आए हैं न? आपको थकान हो रही होगी। अर्नव उसके ऊपर झुकते हुए बोला, थकान तो बहुत है, लेकिन उसे कोई और मिटाएगा। सरगम ने इस पर अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और बोली, थकान और शांति का मिलना गर्म पानी से भी हो सकता है, इसीलिए आप नहा लीजिए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। अर्नव खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, फिर वहीं खड़ा रहा। सरगम ने कहा, जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। फिर वो क्लोजेट की तरफ जाने लगी। तभी अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? कपड़े निकाल देती हूँ, तो निकालो। सरगम ने कहा, वही तो करने जा रही हूँ, क्लोजेट के अंदर से। आप जाइए, नहा लीजिए। अर्नव ने कहा, तुमने बोलते वक्त क्लियर नहीं किया था कि तुम कौन से कपड़ों की बात कर रही हो। मैंने सोचा तुम मेरी बॉडी पर जो कपड़े हैं उनकी बात कर रही हो, इसीलिए अब तो मेरे ये कपड़े पहले निकालो, वो भी अपने ही हाथों से। सरगम की सांस अटक गई और वो बोली, बिल्कुल भी नहीं। अर्नव ने कहा, बिल्कुल हाँ, और तुम ही करोगी, वरना फिर मैं तुम्हें वापस बिस्तर पर गिरा दूंगा। सरगम बोली, आप पागल हैं। अर्नव ने कहा, हाँ हूँ, चलो करो। सरगम को हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने अर्नव की शर्ट के बटन्स पर अपने हाथ रखे और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए उसे खोलने लगी। अर्नव ने कहा, पहली बार नहीं कर रही हो जो इतना शर्मा रही हो, चलो मेरी तरफ देखकर करो। सरगम ने अर्नव की आंखों में देखा और फिर अपनी नजरों को उसकी शर्ट पर टिकाया। फिर उसने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। बटन खुल जाने के बाद सरगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी शर्ट को निकालकर सोफे पर डाल दिया।
फिर बोली, लीजिए। इसके बाद वो क्लोजेट की तरफ बढ़ी। तभी अर्नव ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी पैंट की बटन के पास हाथ रख दिया। सरगम की सांस फिर से अटक गई और वो बोली, यह मैं नहीं करूंगी। अर्नव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सरगम ने कहा, ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज। अर्नव ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। खोलो इसे। सरगम को बहुत शर्म आ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अर्नव ने उसका दूसरा हाथ भी अपने पेट पर रखा और कहा, खोलो इसे। सरगम ने उसकी बटन खोल दी और फिर उसके जीभ को पकड़कर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकाया। सरगम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्नव ने कहा, खोलने के लिए नहीं कहा था, इसे पूरा उतारने के लिए कहा है, उतारो। सरगम ने उसकी पैंट के किनारों को पकड़ा और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए धीरे धीरे उसे नीचे सरकाने लगी और फिर पूरी तरह से उतार दी। अब अर्नव सिर्फ अपने बॉक्सेस में था, जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। सरगम ने जब ये देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ी और उसे अपने गले से लगा लिया। अर्नव ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। तभी सरगम को हल्का हल्का सा महसूस हुआ। अर्नव ने उसके भारी दुपट्टे को उसके कंधे से निकालकर नीचे गिरा दिया और फिर उसकी सूट की चेन को नीचे की तरफ खिसकाने लगा। सरगम ने हल्के से अपने कंधे को मोड़ते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? अर्नव ने कहा, तुमने मेरी इतनी मेहनत की है तो मैं भी करता हूँ थोड़ी मेहनत, और क्या है ना, अकेले नहाने में मुझे बोरियत हो रही है। मैं सो जाऊंगा वहीं पर, इसीलिए मुझे कोई चाहिए जो मुझे मसाज दे और थोड़ा सा प्यार भी करे। इसके बाद उसने उसकी कुर्ती को उसके कंधे से नीचे की तरफ खिसकाना शुरू किया। अर्नव की गहरी नजर सिर्फ सरगम पर थी और सरगम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। अर्नव ने उसकी कुर्ती को निकाल दिया और फिर उसकी प्लाजो की इलास्टिक पर हाथ रखते हुए कहा, तैयार हो जाओ। इसके बाद उसने उसे भी खींचकर नीचे कर दिया। सरगम बिल्कुल उसके गले से लग गई। अर्नव ने उसे गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने सरगम को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और गर्म पानी चालू कर दिया। सरगम ने अपना चेहरा एक तरफ किया हुआ था और अपने हाथों को अर्नव के कंधों पर रखा हुआ था। अर्नव सिर्फ सरगम को देख रहा था और उसके दोनों उसकी कमर पर थे। वो उसके बेदाग चेहरे और बेदाग शरीर को निहार रहा था। अर्नव ने देखा कि सरगम ने गुलाबी रंग की लेस वाली ब्रा पहनी हुई है। अर्नव सीधा उसी तरफ झुक गया और अपने दांतों से उसकी ब्रा की स्ट्रैप्स को पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगा। इस पर सरगम की सांसें तेज हो गईं। अर्नव ने धीरे धीरे एक एक करके दोनों तरफ से उसकी स्ट्रैप्स को नीचे कर दिया। फिर वो उसके सीने के पास आकर उसकी ब्रा को पकड़कर एकदम से नीचे की तरफ खिसका दिया, जिससे वो उसके पेट पर आकर लटक गई। सरगम ने तुरंत अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन अर्नव ने इस बार उसके हाथों को रोक दिया। उसने उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर कर दिया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए बोला, अब नहीं, अब सब देखूंगा। अर्नव ने सरगम के हाथों को उसके सिर के ऊपर करके उसे शावर वॉल से टिका दिया था। उसने सरगम के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। सरगम की आंखें बंद थीं और अर्नव का एक हाथ उसकी पीठ पर था, जो सरगम की बॉडी पर ऊपर से नीचे की ओर मूव हो रहा था। सरगम उसके छूने से सिहर रही थी और उसके शरीर में अजीब सी गर्माहट दौड़ रही थी। अर्नव न तो उसके शरीर को छोड़ रहा था और न ही उसके होठों को। कुछ देर बाद उसने सरगम के दोनों हाथों की कलाइयों को आजाद कर दिया। सरगम ने अपनी पीठ पर अर्नव का दूसरा हाथ महसूस किया और फिर वो उसके कंधों तक नीचे आ गया। कुछ सेकंड के लिए अर्नव ने उसे छोड़ दिया। सरगम ने गहरी सांस ली और बोली, आप बहुत तेज है। अर्नव उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके बाद उसने उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। शावर का गर्म पानी उन दोनों को भिगोता रहा, जिससे उनके शरीर और भी चमकने लगे। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और उसे गले से लगा लिया। वो उसके गले पर अपने होंठ रखकर उसे किस करता रहा और साथ साथ उसे लिक भी करने लगा। सरगम हमेशा की तरह अर्नव के लिक करने से पागल हो रही थी। अर्नव जिस तरह से अपनी जीभ को उसकी बॉडी पर चलाता था, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और मदहोश कर देने वाला था। सरगम ने कसकर उसे गले लगा लिया और उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने बिना कपड़ों के खड़े थे। अर्नव ने सरगम को और सरगम ने अर्नव को पूरी तरह से देख लिया। अर्नव ने सरगम की थाइज पर अपने हाथ रखे और उसके पैरों को उठाकर अपनी कमर से लपेट लिया। फिर उसने शावर बंद कर दिया और दोनों को टॉवल में लपेटकर बेडरूम में ले आया। उसने सरगम को बेड पर लिटा दिया। सरगम थक चुकी थी, इसलिए लेटते ही सो गई।
अर्नव उसे देख रहा था। वो क्लोजेट में गया और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया। उसने सिर्फ बॉक्सर पहना हुआ था और कुछ नहीं। वो एक रेड कलर की शर्ट लेकर आया। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी, सिर्फ बेड के पास जो लैंप था उसे चालू रखा ताकि वो सरगम को देख सके। कमरे को बंद करके अर्नव सरगम के पास आकर बैठ गया। सरगम गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्नव ने उसकी बॉडी से टॉवल हटाया और उसकी बॉडी को अच्छे से साफ किया। फिर उसने अपनी रेड कलर की शर्ट सरगम को पहना दी। इसके बाद वो उसके साइड में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुबह का वक्त सिंह रायजादा मैंशन में मिताली जी और विक्रम जी दोनों घर आ गए थे। इस वक्त मिताली किचन में थी और अपने लिए और विक्रम के लिए चाय बना रही थी। वो चाय लेकर बाहर आई और विक्रम को देते हुए बोली, आपको क्या लगता है? विक्रम जी ने पूछा, किस बारे में? मिताली ने कहा, अर्नव, जिस तरीके से सरगम को घर पर ले आया, क्या ये सही है? शादी से पहले उसे घर पर रखना? विक्रम ने कहा, कोई पहली बार थोड़ी रह रही है। मिताली बोली, पहले वो आपके दोस्त की बेटी की हैसियत से रहती थी, अब वो हमारे बेटे की प्रेमिका की हैसियत से रह रही है, तो फर्क है। विक्रम ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता और अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिताली उसे देखे जा रही थी और फिर बोली, आप में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है विक्रम। विक्रम उसकी बात सुनकर एक बार उसकी तरफ नजर घुमाते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? कैसे बदलाव? मिताली ने कहा, यही कि पहले आप बेटे से कितना नाराज रहते थे, हमेशा उखड़े उखड़े रहते थे। आपको ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे बेकार बेटा मिला है, लेकिन अब आप बिल्कुल बदल गए हैं। विक्रम ने इस पर न्यूज़पेपर नीचे रखा और चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, क्योंकि जब वो छोटा था और कॉलेज में था तो बहुत ज्यादा जिद्दी था। जिद्दी तो वो अभी भी है, लेकिन अब उसकी जिद मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो अपने काम पर पूरी तरह से डेडिकेटेड है और उसी के साथ साथ वो अपना सारा काम ईमानदारी से करता है। लेकिन जब वो कॉलेज में था तो आवारा था, कभी भी कहीं जाना, देर रात तक घर आना। अब उसके अंदर ये सब नहीं है, वो बदल गया है। शायद इसलिए क्योंकि सरगम और अर्नव लगभग 3 साल एक दूसरे से दूर थे। मुझे नहीं पता कि यही कारण है या कुछ और, लेकिन हमारे बेटे में बदलाव आए हैं, इसलिए मुझे वह पसंद है। बाकी कुछ नहीं है। शुरू में भी मुझे मेरा बेटा अच्छा लगता था और अभी भी लगता है, बस तुम्हारी सोच में और नजरिए में थोड़ा सा इजाफा हो गया है। मिताली ने कहा, मेरी नजरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, सच में आप बदल गए हैं। पहले बेटा कितना बुरा लगता था और अब बेटा आपको इतना अच्छा लगता है। विक्रम ने कहा, क्योंकि मेरा बेटा सच में अच्छा है। ये कहने के बाद विक्रम ने आखिरी घूंट लिया और खड़े होते हुए बोला, लगता नहीं है कि आज तुम्हारा बेटा सोकर उठेगा और तुम्हारी होने वाली बहू को भी उठने देगा। शायद आज मुझे कंपनी जाना पड़ेगा। मिताली मुस्कुराई और बोली, मैं जाती हूँ उसे उठाने के लिए। वो उठने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खुद तो हमारे करीब आती नहीं थी, अब ये दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? कैसी माँ हो? मिताली ने कहा, बहुत अच्छी माँ हूँ। आपकी होने वाली बहू का कॉलेज है आज और साथ ही साथ आपकी बेटे को भी जाना है। घर पर बैठे रहेंगे तो हमें खाना कौन खिलाएगा? फिर आप ही बोलेंगे निटले कहीं के। उसके बाद उसने अपना हाथ विक्रम के हाथ से छुड़ाया और अर्नव के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर आए तो उसने देखा कि अर्नव ड्रेसिंग के पास खड़ा है और अपनी शर्ट के बटन लगा रहा है। तभी उसने मिताली को देखा और कहा, आप यहाँ? मिताली ने कहा, तू इतनी जल्दी हांगकांग से कैसे आ गया? अर्नव ने कहा, काम हो गया था तो आ गया। मिताली ने कहा, 10 दिन का काम तूने 3 दिन में कर दिया और चौथे दिन घर आ गया, अजीब नहीं है कुछ? अर्नव कुछ देर खामोश रहा। उसे कुछ धुंधली धुंधली यादें आ रही थी। उसने कहा, आपका बेटा स्पीड में है, इसलिए 10 दिन का काम 3 दिन के अंदर कर लिया। अब छोड़िए और अपनी इस बहुरानी को उठाइए। कब से सो रही है? इसे कॉलेज नहीं जाना क्या? मैं कब से उठा रहा हूँ, उठ ही नहीं रही है। मिताली सरगम के पास आई और देखा कि उसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। उसने ध्यान से देखा और फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, तूने क्या किया कल इसके साथ? अर्नव ने कहा, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाए, समझी आप? ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस कपड़े पहनाए हैं। वैसे शादी के बाद देखूंगा, बहुत तेज है आप। उसके बाद उसने डिओडोरेंट लगाया और अपना बैग लेकर बोला, मीटिंग है मेरी तो मैं जा रहा हूँ, इसे उठा देना और भेज देना। उसके बाद वो चला गया। मिताली ने कहा, खाना?
अर्नव ने कहा, ऑफिस में खा लूंगा। मिताली सरगम के पास आई और उसे उठाने लगी। सरगम बच्चों की तरह मिताली की गोद में अपना सिर रखकर बोली, मम्मी प्लीज सोने दो। सरगम के मुंह से मम्मी सुनकर मिताली को काफी खुशी हुई, लेकिन वह जानती थी कि यह शब्द सारिका के लिए बोला गया था। सरगम नींद में थी। मिताली ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सरगम उठो। अचानक से एक अलग आवाज सुनकर सरगम उठ गई। जब उसने मिताली को देखा तो हैरान हो गई। फिर उसने कमरे में नजर घुमाई और बोली, हीरो। मिताली ने कहा, तुम्हारा हीरो चला गया कंपनी। उसे काम था कुछ। मैं तुम्हारे कपड़े ले आती हूँ। ठीक है, तुम कॉलेज जाओगी। उसके बाद तुम्हारा सामान यहाँ कमरे में शिफ्ट करवा दूंगी। सरगम ने कहा, आप मेरा सामान यहाँ क्यों शिफ्ट कराएंगी? मैं यहाँ नहीं आऊंगी। कॉलेज के बाद मैं अपने घर जाऊंगी। मिताली ने कहा, नहीं बेटा, तुम यही रहोगी। अर्नव से और मैंने फैसला लिया है। सरगम ने कहा, तो मैंने भी फैसला लिया है कि शादी से पहले मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी, यहाँ नहीं रुकने वाली। मुझे लगा हीरो होंगे तो उनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन पर बता दूंगी कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आप मेरे कपड़े ले आइए। मिताली को समझ नहीं आ रहा था कि वो सरगम को रोके या न रोके, क्योंकि सरगम अपनी मम्मी पापा के पास जाना चाहती थी। मिताली उसके कपड़े ले आई और सरगम तैयार होकर कॉलेज के लिए चली गई। आज उसका दिन काफी शांत बीता, क्योंकि नियंत्रण नहीं आया था। उसे परेशान करने वाला इंसान वहां नहीं था। उसने पलक के साथ अपनी सारी क्लासेस अटेंड की और फिर वहां से अपने घर चली गई। रायजादा मैंशन में रात का वक्त जब अर्नव घर आया और कमरे में सरगम को नहीं देखा तो वह हैरान हो गया। पूरे दिन में उसे सरगम से मिलने का वक्त नहीं मिला था। उसने लव से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब उसने 2 बार कॉल किया तो सरगम ने नहीं उठाया था, क्योंकि वो अपनी क्लासेस में बिजी थी। अर्नव बाहर आया और मिताली से बोला, सरगम कहाँ है? मिताली ने कहा, अपने घर पर। अर्नव ने कहा, और उसे जाने की परमिशन किसने दी? मिताली ने कहा, वो खुद गई है। मैंने उसे रोकने के लिए कहा था। अर्नव गुस्से में कमरे में वापस आया और उसने फिर से सरगम को फोन लगाया। इस बार सरगम ने फोन उठा लिया और कहा, जी बोलिए। इस वक्त वो अपने स्टडी टेबल पर बैठी थी और अपने नोट्स बना रही थी। अर्नव ने कहा, यहाँ क्यों नहीं हो मेरे पास? सरगम ने कहा, शादी के बाद, अभी नहीं। अर्नव ने कहा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया था? ताकि तुम्हारी माँ कोई भी प्लान न कर पाए। सरगम ने कहा, अब वो कोई प्लान नहीं करेगी। आपके साथ मेरी सगाई हो चुकी है। अर्नव ने कहा, वो अधूरी सगाई है जिसमें सिर्फ मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई है। तुमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी माँ को मौका मिल जाएगा ये बोलने का कि मेरी तरफ से प्यार है। तुम्हारी तरफ से कोई प्यार ही नहीं है, इसलिए शांति से चलो, मेरे पास आ जाओ, वरना मैं लेने आऊंगा। सरगम ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी, और वैसे भी माँ मान गई होंगी। अगर नहीं मानेंगी तो मैं मना लूंगी, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगी वहां पर, और ये मेरा फाइनल फैसला है। अर्नव ने कहा, पछताओगी? सरगम ने कहा, बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसके बाद उसने फोन रख दिया और अपने नोट्स बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एयरपोर्ट पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से निकेतन बाहर निकला और अपने आदमी से कहा, लड़की पर कड़ी नजर है ना? उसके आदमी ने कहा, हाँ सर, है। निकेतन ने कहा, इस बार तेरे साथ वही करूंगा जो मैंने अपनी बीवी के साथ किया। बहुत शौक है ना तुझे मुझे धोखा देने का। अब देख, तुझे फिर से अपने हाथों से एक और चिता जलानी पड़ेगी। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह भी मरेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बीवी तेरी बहन मरी थी। अगर उसे धंधे पर न बैठा दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसके बाद वो एयरपोर्ट के अंदर गया और कुछ देर बाद इंडिया जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। 8 महीने बाद आज सरगम का फाइनल एग्जाम था फर्स्ट ईयर का, और उसने अच्छे से एग्जाम दिया। जब वो खुशी खुशी कॉलेज से बाहर आई तो उसने देखा कि अर्नव की कार बाहर खड़ी है। अर्नव बहुत दिनों बाद उससे मिलने आया था। पिछले 8 महीनों में वो 4 बार अलग अलग देशों में गया था, और हर बार 15 दिन के लिए। इस वजह से सरगम को उस पर गुस्सा भी आता था, लेकिन उसने इसे ज्यादा जाहिर नहीं किया। पहले वो रूस गया था, फिर मलेशिया, उसके बाद मैक्सिको, और हाल ही में वो ब्राजील गया था। सरगम को यह नहीं पता था कि अर्नव आज ब्राजील से वापस इंडिया आ जाएगा। अर्नव अपनी आंखों पर चश्मा लगाए बाहर खड़ा था। आज वो सबको बताना चाहता था कि सरगम के पास कोई और लड़का नहीं आएगा।
सरगम खुशी से तुरंत उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। अर्नव ने भी उसे गले लगा लिया। आते जाते स्टूडेंट्स ने उन्हें देख लिया और बातें होने लगी। एक लड़की ने कहा, क्या सरगम नियंत्रण को इसलिए मना कर रही थी बार बार क्योंकि वो अर्नव सिंह रायजादा जैसे बड़े आदमी से प्यार करती है? दूसरी ने कहा, या फिर कुछ और। पहली लड़की ने जलन भरी आवाज में कहा, और क्या करेगी? वही करेगी जो ये बड़े आदमी चाहते हैं। छोटी छोटी लड़कियों से बिस्तर गर्म, और शादी के वक्त उसे ये सब छोड़ना पड़ेगा। दूसरी लड़की ने कहा, पर नहीं करेगी शादी तो ये सब नहीं छूटेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। शायद ये लड़की अर्नव से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए अर्नव ने सब सुन लिया था। अर्नव ने उस लड़की की बात सुन ली थी और उसे गुस्सा आ गया था। आखिर उस लड़की ने कैसे कैसे कह दिया कि सरगम उसके लिए सिर्फ बिस्तर गर्म करने वाली एक मिस्ट्रेस है। वो कोई रैंडम आदमी नहीं था और न ही ऐसा कुछ चाहता था अपनी जिंदगी में। वैसे डबल काम नहीं करता था। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा और उसकी स्केच अपने दिमाग में छाप लिया, क्योंकि अब उसे उस लड़की को दिखाना था कि असली मिस्ट्रेस होती क्या है। उसने अपने फोन में उसकी फोटो चुपके से ली और आलोक को भेजते हुए कहा, जरा इन मैडम को बताओ मिस्ट्रेस होती कौन है, लेकिन ज्यादा कुछ मत करना, बाद में छोड़ देना। अर्नव ने आलोक को उस लड़की की फोटो को एक बिजनेसमैन को भेजने के लिए कहा, जो कि अक्सर बार में लड़कियों के साथ जान जाता था। अर्नव ने साफ कहा था कि इस लड़की के बदन पर एक भी खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, बस इसे एहसास दिलाना है कि मिस्ट्रेस होती क्या है। तभी अर्नव सरगम से दूर हुआ और बोला, तुम्हारे कॉलेज री ओपन कब हो रहे हैं? सरगम जो खुश थी, उसकी बात सुनकर बिल्कुल ही मुंह बिगाड़ लिया और बोली, कितने गंदे हैं आप। सरगम की इस बात पर अर्नव ने कहा, मैंने क्या किया? सरगम ने कहा, अभी अभी मेरा लास्ट एग्जाम खत्म हुआ है और आप पूछ रहे हैं कि मेरा री ओपन कब होगा कॉलेज का। थोड़ा भी तरस नहीं आता आपको? दया नहीं आती है आपको मेरे ऊपर, जरा सा भी? ये सुनकर अर्नव ने कहा, अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड पढ़ाई से थोड़ी सी होने वाली वाइफ पढ़ाई की थोड़ी सी छोटी है, उसे फिर पढ़ाई की तरफ धकेल दिया। सरगम ने कहा, अरे नहीं, मुझे पढ़ाई पर। अर्नव ने कहा, तुम्हें म्यूजिक पसंद है सरगम, इसीलिए तो मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। ये सुनकर उसे कुछ याद आया और वो बोली, अरे यहाँ मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। क्या बनाया है? अर्नव ने पूछा। सरगम ने कहा, पर वह तो घर पर है, कैसे लेकर आओ ना आपके लिए? इस पर अर्नव ने कहा, तो तुम्हें घर ही छोड़ने जा रहा हूं, तब मुझे दे देना। सरगम ने कहा, क्यों, आप मुझे अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाएंगे? अब तो मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वह नियंत्रण तो जैसे कॉलेज से कहीं गया भी हो गया, अच्छा हुआ गायब हो गया। ये सुनकर अर्नव ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और हल्के हल्के से सहलाते हुए बोला, तुम्हें मेरे घर जाना है सरगम? उसके पास आते हुए बोली, ऑफ कोर्स, और वैसे भी अब तो मैं और बड़ी हो गई, मैं 19 की हो गई हूँ पूरी। ये सुनकर अर्नव ने कहा, और मैं पूरे 26 का। सरगम ने कहा, आपको एज बताने जरूरी है क्या? अर्नव ने कहा, क्या करें, मैं 26 साल का हो गया हूँ। पिछले 4 महीने से मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है शादी के लिए, बिकॉज बूढ़ा होकर बच्चे पैदा करूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना। सरगम इस पर खुश होते हुए बोली, तो बनाए क्या बच्चे? बहुत ज्यादा तेज हो रही हो तुम, अर्नव ने कहा। सरगम ने कहा, तेज नहीं हो रही, वो तो मैं आपकी उम्र के हिसाब से बोल रही हूँ, फिर आपको परेशान नहीं होगी ना, इसलिए। अर्नव ने इस पर उसे घूर कर देखा और कहा, मतलब तुम ये कह रही हो कि हमारी शादी अगर बाद में होगी तो मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, राइट? सरगम ने इस पर दूसरी तरफ देखा और कहा, क्या पता, मैंने तो आपका स्टेमिना देखा ही नहीं है अभी तक। अर्नव ने कहा, अभी बताता हूँ, चलो गाड़ी में स्टेमिना वाली बच्ची। सरगम ने कहा, बच्ची नहीं हूँ मैं आपकी, और वैसे भी कल कॉलेज जाना है मुझे। अर्नव ने पूछा, कल क्यों कॉलेज जाना है? सरगम ने कहा, एक प्रैक्टिकल बचा है, डेट उसकी पोस्टपोन हो गई थी और अब कल है। वो प्रैक्टिकल 2 घंटे के लिए जाना है लेकिन आना है, और वो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, आई कैन टी लॉस। अर्नव उसे लेकर अंदर आया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और यही रहूंगा 2 घंटे तक। सरगम ने कहा, अरे नहीं, आप मेरी वजह से क्यों रहोगे, आपका कंपनी है। अर्नव ने कहा, आई डोंट केयर, चलो बैठो। उसके बाद सरगम पीछे वाली सीट पर बैठी और फिर बोली, पीछे क्यों बिठाया आपने मुझे?
अर्नव पीछे वाली सीट पर आते हुए बोला, पता चल जाएगा। कहते हुए उसने दरवाजा बंद किया और ब्लैक विंडो को ऊपर चढ़ा दिया और सरगम को कार की सीट पर गिराया। फिर एकदम से उसके और अपने दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से अलग कर दिए। सरगम बेलिबास उसके सामने थी और वो बोली, हीरो क्या कर रहे हैं हम? कार में है, कोई देख लेगा। अर्नव ने कहा, इसलिए तो और ब्लैक विंडो चढ़ा दिया है। कोई घूर घूर कर भी अगर विंडो को देखने की कोशिश करेगा ना, तो बेचारा हर जाएगा और चला जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। और वैसे भी अर्नव सिंह राय की गाड़ी है, कोई पास आदमी नहीं सकता। सरगम बस उसे देखते रह गई और वो उसके होठों पर आ गया। वही उसकी गाड़ी से थोड़ा दूरी बनाकर उसके बॉडीगार्ड खड़े थे, जो कि दूसरों को उसकी गाड़ी के पास आने से रोक रहे थे, क्योंकि अचानक से गाड़ी के अंदर दोनों गए और गाड़ी वहां से गई भी नहीं। ये देखकर सबको थोड़ा सा अजीब लगा था। 2-3 लोग वहां आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड ने रोक दिया था। अर्नव अंदर आते ही सरगम को किस करने लगा था। सरगम की सिसकियां निकलनी शुरू हो गई थी। अब अर्नव सरगम को पूरी तरीके से देख चुका था। वो फाइनल स्टेप वाला लव उसे नहीं दे रहा था, लेकिन उसके अलावा जितना भी प्यार था वो सारा उसे दे सकता था और वह उसे दे भी रहा था। सरगम को वो जगह काफी छोटी लग रही थी और वह जगह थी भी छोटी। सरगम ने अपना चेहरा एक तरफ करते हुए कहा, हीरो जगह बहुत छोटी है और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इस तरीके से। ये सुनकर अर्नव ने कहा, कुछ नहीं अजीब लग रहा। तभी सरगम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने कहा, हीरो या तो बिल्कुल करीब आ जाओ या तो दूर हो जाओ, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में आप मेरे करीब आ रहे हो ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। आप, वो बोलते बोलते वह रुक गई। तो अर्नव ने कहा, आप क्या? और वो उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। सरगम ने कहा, आप प्लीज दूर हो जाइए, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आप ऐसे मुझे बार बार मत छुआ करिए। ये सुनकर अर्नव ने कहा, बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि तुम्हें क्यों मुझसे दूर जाना है, तुम्हें क्या परेशान हो रही है, पर डोंट वरी, वो एक लास्ट स्टेप है, अभी हो जाएगा पूरा, बस एक बार शादी हो जाए। सरगम ने कहा, कब होगी शादी? कहाँ होगी शादी? कैसी होगी शादी? अर्नव ने कहा, जैसी होती है वैसी होगी शादी। सरगम ने कहा, नहीं, मुझे अलग चाहिए शादी। अर्नव ने पूछा, कैसी शादी? सरगम ने कहा, मुझे शादी चाहिए क्रूज शिप के अंदर। अर्नव ने कहा, कर सकता हूँ, लेकिन वहां सिर्फ हमारी फैमिली नहीं होगी, बहुत सारे लोग होंगे। तुम क्या दुनिया के सामने शादी करोगी? सरगम ने कहा, शादी दुनिया के सामने ही की जाती है, कौन सा वहां पर सुहागरात बना रहे हैं, पर वैसे हम मना सकते हैं। वहां पर कितने सारे रूम होते हैं, कोई एक फ्लो खरीद लो मेरे लिए। अर्नव ने कहा, जब शादी का वक्त आएगा तब देख लूंगा, पता नहीं, तब तक क्या पता और भी ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ जाएं। फिर अर्नव ने सरगम को फ्रॉक स्टाइल में बिठाया और उसके करीब जाकर खुद को एडजस्ट किया, उसके पैरों को अपनी कमर से लपेट दिया। इससे सरगम को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि अर्नव उसके करीब ऐसा आया था कि उसे दर्द हो सकता था, लेकिन अर्नव बस उसके अंदर समाया नहीं था। हालांकि उसने उस दर्द को सहन कर लिया और प्यार में डूब गई। शाम के वक्त जुहू बीच पर प्रिंसी एक टेबल पर बैठी हुई थी और पत्थरों को गिरा रही थी, उन्हें उछाल रही थी और उनके साथ खेल रही थी। तभी पीछे से कोई आया और उसके आगे बहुत सारे फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लाकर रख दिया। वो सारे रेड रोजेस का था। प्रिंसी ने उसे हाथ हटाकर दूसरी साइड कर दिया। तभी अचानक से एक बड़ी सी चॉकलेट आई, प्रिंसी ने भी उसे हटा दिया। फिर वहां पर एक प्यारा सा ड्रेस आया, प्रिंसी ने उसे भी हटा दिया। तब वहां पर एक टेडी बियर आया, जो कि बहुत सुंदर था। प्रिंसी ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। तरुण, जो उसके पीछे था, आगे आया और बोला, टेडी बियर को गले लगा सकती हो? प्रिंसी ने कहा, तुम्हें मेरे प्यार की कदर है? जरा भी कदर नहीं है तुम्हें मेरे प्यार की। कितना बुलाती हूँ, आते ही नहीं हो। यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। सारी जिंदगी बस वर्ल्ड टूर करते रहना, कभी गर्लफ्रेंड के साथ वर्ल्ड टूर मत कर देना। इतनी बार कहा है कि अपनी फैमिली को लेकर घर आ जाओ। मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई शादी के लिए, मैं हाँ कर दूंगी इस बार। तरुण ने कहा, तो कर दो, किसने रोका है? प्रिंसी ने इस पर उसे हैरानी से देखा और कंधे पर मारते हुए बोली, हरामी कहीं के। तरुण ने कहा, ऐसी इंसान से शादी करूंगा जो मुझे गालियां देती हो। प्रिंसी ने कहा, इससे भी ज्यादा अच्छी वाली आती है। तरुण ने कहा, देख चुका हूं पहले भी।
दोबारा दे दोगी तो क्या फायदा हो जाएगा? इतना अच्छे खासे आदमी की रेपुटेशन खराब कर दी तुमने गालियां देकर। पता नहीं कैसे कैसे गालियां लेकर आती हो। प्रिंसी ने कहा, बिल्ले की तरह मत किया करो, समझे? तरुण ने कहा, फिर गाली? प्रिंसी ने कहा, बिल्ले कोई गाली नहीं होती। तरुण ने कहा, सॉरी। प्रिंसी ने कहा, क्या हो गया? सॉरी क्यों बोला? तरुण ने कहा, कल रात की वजह से सॉरी। प्रिंसी ने इस पर उसे भूल खीर कर देखा और कहा, पहले 2 बार में तो तुम्हारा ये सॉरी मिला नहीं मुझे कभी भी। तब क्या तुम्हारा ये सॉरी भी सो गया था? तीसरी बार में तुम्हें सॉरी मिला। तुम्हें पता है ना कि कल हमने ये सब क्यों किया था? क्योंकि हम दोनों ने कल अपना प्रपोज फाइनल एक्सेप्ट किया था। तरुण ने कहा, तीनों का इकट्ठा बोल रहा हूं। सॉरी सॉरी सॉरी। प्रिंसी ने कहा, मतलब तुमने कल मेरे साथ मजाक किया था और तुमने मेरी बॉडी का यूज किया। तरुण ने कहा, तुम्हारा दिमाग क्या गोबर के अंदर है? कुछ भी बोलती रहती हो। प्रिंसी ने उसकी कॉलर पकड़ी और अपनी तरफ करते हुए बोली, मिस्टर तरुण, अगर मेरे साथ खेला ना तो मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगी। वह भी बहुत अच्छे वाला। मैं तुम्हारे दोस्त में दुखी निवास नहीं, तुम्हारे दोस्त अक्षय की किंजल नहीं, समझे? मैं प्रिंसी हूँ, प्रिंसी। आई एम प्रिंसी चौहान। और चौहान कैसे होते हैं ना, वह तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। राजपूत हूँ, राजपूत। अच्छे से टांगे तोड़ नहीं आती है मुझे। तरुण ने कहा, मैंने पिछली बार देख लिया था। प्रिंसी ने इस पर उसे छोड़ दिया और कहा, तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे बढ़ना पड़ा। तरुण ने कहा, पहली बार किसी लड़की को रोमांस करते हुए देखा था। प्रिंसी ने कहा, उसे रोमांस नहीं कहते हैं, उसे सेक्स कहते हैं। तरुण ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सबके सामने ये शब्द बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? प्रिंसी ने कहा, जब करते हुए शर्म नहीं आए तो बोलते हुए क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी राजपूत हूं, सब कुछ बोल सकती हो। तरुण ने इस पर बड़बड़ाया, राजपूत की बच्ची। प्रिंसी ने इस पर कहा, अबे। लेकिन वह रुक गई और बोली, वैसे तो मैं राजपूत की ही बच्ची हूं, तो आई डोंट माइंड। तरुण ने कहा, मेरी फैमिली मान गई है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। प्रिंसी ने कहा, कौन सी शर्त? तरुण ने कहा, उन्होंने कहा है कि उन्हें दहेज। बोलते बोलते वह रुक गया। प्रिंसी ने उसे हैरानी से देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं दहेज प्रथा से सख्त नफरत करती हूँ, और तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली दहेज नहीं लगाती। तरुण ने कहा, हाँ, वह नहीं ले रही है। दहेज को मान गए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एंगेजमेंट के बाद हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हम सीधा मंडप पर मिलेंगे। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है और उन्होंने कहा कि अगर हम पकड़े गए एक दूसरे के साथ तो उसी वक्त हमारी शादी को तोड़ देंगे। प्रिंसी ने कहा, क्या? अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे हर रात तू चाहिए। तरुण ने कहा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम, मैडम, मुझसे दूर रह नहीं सकती, और मेरी फैमिली में दूर रहने के उपाय शादी करनी है। तो एंगेजमेंट और शादी के बीच करूं तो टाइम होगा, तब दूर रहना पड़ेगा। प्रिंसी ने कहा, क्या ऐसा जरूरी है? तरुण ने कहा, हमारे घर की रीत है, लड़कियां नहीं मिलती और लड़के नहीं मिलते एक दूसरे से शादी जब तक नहीं हो जाती। बाय द वे, ठीक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्ट सुहागरात की सेज पर ही मिला जाएगा, क्योंकि कौन सा एक दूसरे की शक्ल देखेंगे शादी करते वक्त। मेरे सर पर सेहरा, तुम्हारे सर पर घूंघट। प्रिंसी ने कहा, तो मतलब मेरा चर्च वेडिंग करने का सपना सपना रह जाएगा? तरुण ने इस पर कहा, तो हमें एक काम करेंगे। प्रिंसी ने कहा, क्या? तरुण ने बोला, हम ना जब हनीमून पर जाएंगे तब सबसे पहले चर्च वेडिंग करेंगे। तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा, मेरी फैमिली का भी। बस तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा एंगेजमेंट से शादी तक के बीच का टाइम। प्रिंसी ने ईश्वर कॉफी फेस बनाया और कहा, ओके। यहाँ दूसरी तरफ निमृत को एक प्यारा सा बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने शिवांश रखा था। निमृत की फैमिली अब उसे एक्सेप्ट कर चुकी थी और अब उसकी अपने परिवार से अच्छे से बात होती थी। निमृत की फैमिली शिवांश को देखकर बहुत खुश थी। वो हमेशा निमृत से कहते थे कि वो उसे लेकर आ जाए, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था क्योंकि उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 6 महीने तक वो ट्रैवल नहीं कर सकती, और शिवांश भी अभी ट्रैवल नहीं कर सकता था। सरगम ने भी कहा था कि वो जल्दी से उसे लेकर आ जाए। सुबह का वक्त सिंह रायजादा मैंशन में। सुबह जब अर्नव की नींद खुली तो उसने सबसे पहले एक बात चेक की, जो कि पिछले दिन घर छोड़ने के बाद सरगम ने उसे दिया था। उसने कहा था कि वह उसे घर जाकर ही खोले।
लेकिन घर आते आते उसे काफी लेट हो गया था, क्योंकि वो घर आने से पहले कंपनी गया था एक मीटिंग के लिए जो कि काफी लंबी चली थी, और वह घर आते ही सो गया था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। अर्नव बैग को बेड पर लेकर आया और फिर उसकी चेन को खोल दिया। उसके अंदर काफी सारे पेपर्स थे, बहुत सारे चार्ट पेपर्स भी थे। अर्नव को उन चार्ट पेपर्स को देखकर सरगम की पुरानी बातें याद आने लगी। वह उसके लिए जैसे लिरिक्स लिखा करती थी और उसके लिए स्केचेस बनाया करती थी, अब नहीं करती थी। ऐसा कुछ भी अर्नव को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह पहले उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन अब नहीं करती थी। शायद इसीलिए क्योंकि अर्नव उसे मिल चुका था। लेकिन अब इन चार्ट पेपर और लिरिक्स का क्या काम? सरगम ने पहले जितना भी बनाया था चार्ट पेपर, वह सारा का सारा फोटो फ्रेम में बंद होकर उसके कमरे में लगा हुआ था, हर जगह। और जितनी भी लिरिक्स थीं, अर्नव ने उनकी एक बुक बनाई थी और वह एक जगह रखी हुई थी। और अर्नव को जब भी स्ट्रेस होता था तो वह सरगम की लिखी हुई वह लिरिक्स ही पढ़ता था और उसे अपने सीने पर रखकर सोता था। अर्नव ने एक चार्ट पेपर उठाया और उसे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि सरगम ने वापस वही किया था, उसके स्केचेस बनाए थे। यह वो स्केच था जब अर्नव और सरगम की सगाई हुई थी। अर्नव ने अचानक से आकर उसके साथ सगाई कर ली थी। इस बार स्केच में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं था, बल्कि उसने कलर भी अच्छे से किया था और बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया था। उसने बहुत मेहनत की थी। साफ साफ दिख रहा था कि उंगलियों का कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। वो उसी बिजनेस सूट में बैठ गया जिसमें वो थका हारा एयरपोर्ट से डायरेक्ट मैरिज हॉल चला गया था, और सरगम ने वो बखूबी एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसे चार्ट पेपर पर उतार दिया था। अर्नव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस दिन का आईना देख रहा है। उसने दूसरा चार्ट पेपर उठाया तो उसके अंदर अर्नव और सरगम का पैराशूट वाला स्केच था। उसमें वो दोनों थे जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। दोनों के होंठ जिस तरीके से मिले हुए थे। अर्नव को याद आया, बिल्कुल इसी तरीके से उसने सरगम को उस वक्त कैसे किस किया था, और एग्जैक्टली वैसा का वैसा सरगम ने बना दिया था। अर्नव ने उसे रखते हुए कहा, इस लड़की का दिमाग ऐसी चीजों में चलता कैसे है? इतनी बार एक ही चीज को कौन देखता है? फिर उसने तीसरा चार्ट पेपर उठाया। ये चार्ट पेपर तब का था जब अर्नव ने निमृत और मेघ को फाइनली लॉस एंजलिस भेज दिया था, और उन दोनों ने एक दूसरे को वहां पर प्रपोज किया था। सरगम उसके ऊपर जाकर कूद गई थी और दोनों ने आशिकी स्टाइल में एक दूसरे को किस किया था। लेकिन बस फर्क इतना था कि जैकेट नहीं था दोनों के ऊपर, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने मना कर दिया था जैकेट के लिए। एक और चार्ट पेपर था। अर्नव ने उसे भी उठाया और उसमें देखा तो उसमें अर्नव की पूरी फैमिली थी। ये बहुत पुराना चार्ट पेपर था, आज का नहीं था। ये तब का था जब मेघ के भाई की सगाई हो रही थी और 6 महीने के बाद दोनों मिले थे। उसने वह येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अर्नव को बहुत ही ज्यादा जलन हुई थी जब मेघ ने सरगम के साथ डांस परफॉर्म किया था। फैमिली फोटो खींची गई थी उसमें, और उनमें से एक फैमिली फोटो अर्नव की गई थी। उसका एग्जैक्ट वैसा का वैसा स्केच बनाया था एकदम। सरगम को बताया था कि उनका फैमिली फोटो हुआ तो था, लेकिन वो फोटो उनसे कहीं गुम हो गया है। और वो फोटो मिताली को चाहिए था, क्योंकि उसमें जो साड़ी उसने पहनी थी, वो जो ज्वेलरी उसने पहनी थी, वो उनसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। लेकिन वो फोटो ही कहीं घूम गया था, और सरगम ने एग्जैक्टली वह बना दिया था। इस बार सरगम ने मिताली और विक्रम को भी बहुत अच्छे से बनाया था, मतलब वो उन्हें भी अपना मानती है। अर्नव को अपना मानकर उसने स्केच बनाया, वह बात अलग थी, लेकिन उसके माँ बाप को भी अपना मानकर स्केच बनाया, ये बहुत अलग बात थी और बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद अर्नव को कुछ सारे लिरिक्स के पेपर्स पर मिले थे। उसने काउंट किया तो वह कम से कम 10 लिरिक्स पेपर थे, मतलब सरगम ने उसके लिए 10 अलग अलग सॉन्ग्स लिखे थे, और उन्होंने उन सबके टाइटल्स पढ़े। हम तुम्हारे हैं सनम, तेरे मेरे प्यार की रागनी, तेरा मेरा इश्क खूबसूरत, तुमसे इश्क बेपनाह, तू है सिर्फ मेरी आरजू, आ बसाया साथ में एक नया जीवन, तेरे मेरे लबों के बीच हम तुम एक चादर में कैद, हम दोनों का प्रेम मिलन। अर्नव को हंसी आ गई लास्ट की 2 टाइटल पढ़कर। उसे लगा कि ऐसा ही कुछ आगे गाने में होगा, लेकिन उसने उसे नहीं पढ़ा। वो पेपर्स को लेकर उठा और जो छोटी सी लाइब्रेरी उसने उसी रूम में बनाई हुई थी उसमें गया। वहां से एक पुराना सा बुक उठा कर ले आया और उसके लास्ट में उन पेपर्स को एडजस्ट किया और उसे वापस रख दिया और कहा, रात को पढ़ूंगा। उसके बाद वो वॉशरूम में चला गया और तैयार होकर वो वहां से कंपनी के लिए चला गया।
दूसरी तरफ यहाँ सरगम के घर पर इस वक्त सरगम तैयार हो रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो निमृत का कॉल था। उसने फोन उठाया और स्पीकर पर कर दिया और वापस रखकर अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हेलो। तभी दूसरी तरफ से छोटे से बच्चे की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। सरगम बोली, शिवांश, आप क्या कर रहे हो बेबी? शिवांश अभी भी आवाज निकाल रहा था और मुस्कुरा रहा था। निमृत ने कहा, कुछ नहीं, इस महाराज ने फोन लगा दिया तुम्हें। सरगम ने कहा, अपने आप कैसे? ये तो 3 महीने का है। निमृत ने कहा, 3 महीने का नहीं, हरकत इसकी 3 साल के बच्चे की तरह, बिल्कुल संभलता ही नहीं है हमसे बिल्कुल भी। इतना शैतान है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तभी वो फोन लेकर कहीं भागने लगा तो बोली, अरे बेशर्म लड़के, मेरा फोन लेकर कहाँ जा रहा है? वो अपने पैरों को मोड़कर और अपने हाथों के पंजे बनाकर आगे किसी चीते की तरह तेजी से भाग रहा था और निमृत उसके पीछे भाग रही थी। सरगम दूसरी तरफ इंडिया में बैठे बैठे उनकी बातें सुन रही थी और उसे हंसी आ रही थी। उसने फोन काट दिया ये सोचकर कि माँ बेटे को अपनी प्राइवेट लाइफ जीने देते हैं। सरगम अपना फोन लेकर बैठ गई। अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि पलक आने वाली थी उसे लेने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ सामान खरीदने के लिए जाना था। उसके बाद वो कॉलेज जाने वाले थे। आज उसका प्रैक्टिकल था, लेकिन वो प्रैक्टिकल दोपहर को 12 बजे होना था और उसने उसे मना कर दिया था कि वो उसे लेने ना आए। उसे पलक के साथ जाना है। वो उसे भले ही कॉलेज में लेने आ जाए। उसने शिवांश की फोटो देखी जो कि निमृत ने भेजी थी। उसे देखकर उसे भी मां बनने की इतनी ज्यादा इच्छा हुई कि उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अर्नव को बोल दिया मैसेज करके, हीरो, मुझे मां बनना है। अर्नव, जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहा था, जैसे ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया और ऊपर सरगम का नाम था, तो उसने तुरंत मैसेज को ओपन करके देखा और जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, वो हैरान हो गया और उसे रिप्लाई किया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें मां बनना है, क्या करोगी मां बनकर? सरगम ने कहा, क्या करेंगे? उसके साथ खेलेंगे और क्या? उसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। उसके गालों को किस से भर देंगे, उसे अपने हाथ से कपड़े पहनाएंगे, उसे अपने हाथों से खिलाएंगे, उसके साथ घूमने जाएंगे। अर्नव ने जब ये पढ़ा तो उसे हंसी आ गई और वह बोला, तो मेरे साथ कर लो, किसने रोका है तुम्हें? मुझे अपने हाथों से खिलाओ, मेरे गालों पर किस करो, मुझे कपड़े पहनाओ अपने हाथों से, मुझे अपने हाथों से खिलाओ, और सिर्फ किस मेरे चेहरे पर नहीं, पूरी बॉडी पर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरगम ने जैसे ही यह सुना, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने अपनी एंगेजमेंट के टाइम पर जो किया था, वो उसे आज भी याद था और उसे बहुत शर्म आती थी वो सब याद करके। उसने कहा, बदतमीज और बेशर्म इंसान। अपने मैसेज का रिप्लाई किया, शादी के बाद बताऊंगा मैं कितना बेशर्म हूं, अभी नहीं। सरगम ने मैसेज किया, मुझे तो अभी देखना है। अर्नव ने कहा, नहीं। और उसके बाद उसने फोन को ऑफलाइन मोड पर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाद अगर उसने सरगम का मैसेज देखा तो वह मैसेज में बिजी हो जाएगा और ड्राइविंग भूल जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस थे। लगभग 11:30 के आस पास दोनों अपना सामान लेकर कॉलेज में थे और प्रैक्टिकल दे रहे थे। वो दोनों खुश थे कि उनके प्रैक्टिकल जल्दी हो गया था, लेकिन उसके बाद दोनों दुखी हो गई, ये सोचकर कि जब तक सबका प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा वो दोनों कॉलेज से जा नहीं पाएंगे, उन्हें कॉलेज में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। 12:15 बज रहे थे और उन दोनों का प्रैक्टिकल पहले ही शिफ्ट में हो गया था। वो दोनों एक जगह बैठे हुए ये सोच रहे थे कि अभी करें क्या, क्योंकि ना पढ़ाई कर सकते हैं और कैंटीन उन्होंने फिलहाल बंद की हुई थी क्योंकि सिर्फ 2 घंटे के लिए था आज का कॉलेज और उन्हें 1:30 बजे से पहले निकला नहीं जाएगा कॉलेज से। सरगम बोली, क्या करें, मैं तो बोर हो जाऊंगी ऐसे। पलक ने कहा, तू बोर हो जाएगी, मैं बोर हो गई, और उसके बाद वह नाटक करने लगी चक्कर आने का। सरगम ने उसे पढ़ते हुए कहा, नहीं बहन, तू गिर गई तो मैं तुझे कैसे संभालूंगी, शांति से बैठी रह। पलक ने कहा, मैं पागल हो जाऊंगी। सरगम ने कहा। पलक ने कहा, तू पागल हो जाएगी, मैं पागल हो गई। और उसके बाद वह भी चक्कर खाने का नाटक करने लगे। तभी एक लड़का वहां आया जो कि उनका क्लासमेट था और वह बोला, सरगम, पलक। उन दोनों ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो आयुष। आयुष ने कहा, कोई आया है, सरगम के लिए कुछ कर रहा है, कैंपस में चलो। सरगम हैरान हो गई और वह खड़ी हो गई। आयुष तुरंत वहां से चला गया। पलक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे की तरफ देखते हुए कहा, कोई नया आशिक तो पैदा नहीं हो गया तेर?
सरगम ने कहा, कभी कभी लगता है इतनी खूबसूरत शक्ल क्यों दी भगवान ने मुझे, और फिर लगता है अच्छा हुआ दी, वरना हमारे हीरो किसी और के पास चले जाते। उसके बाद वो दोनों वहां से कैंपस की तरफ आ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़का था जिसने अपने चेहरे पर डेविल का मास्क लगाया हुआ था और उसने लीदर की जैकेट पहनी हुई थी, ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की ही जीन्स पहनी हुई थी। उसका लुक काफी सेक्सी और बोल्ड लग रहा था और उसके बाल भी किसी रॉकस्टार की तरह बिखरे हुए थे। उसके कंधे पर एक गिटार था जो कि काफी सुंदर लग रहा था। सरगम उसे देख रही थी, सब उसे देख रहे थे। तब एक लड़की आई और उसने कहा, कोई आया है तुम्हारे लिए, कह रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है, सुन लो। सरगम ने कहा, हमें किसी का कुछ नहीं सुनना। उसके बाद वो वहां से जाने लगी। तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। ये कैसा धुआं है जू है उठ रहा, ये कैसा धुआं है जू है उठ रहा, तेरे सामने मेरा सर झुक रहा, तेरे सामने मेरा सर झुक रहा। जैसे ही यह लाइंस उस लड़के ने गाए, सरगम रुक गई। यह आवाज जानी पहचानी सी लगी और उसने मुड़कर उसे गिटारिस्ट को देखा जो कि गिटार को बजाते हुए गाने को गाया जा रहा था। उसने आगे सरगम की निगाहों से अपनी निगाहें मिलाते हुए कहा। सरगम से ध्यान से देखने लगी। उसका लुक बहुत अजीब था। उसने ऐसा लुक कभी नहीं देखा था, स्पेशली उस इंसान पर जिस इंसान के बारे में उसने सोचा था। उस वक्त उसने ऐसा नहीं पहना था कपड़ा, लेकिन फिर भी इसने पहने थे। उसे लग रहा था कि शायद ही अलग है, और वह अलग है, पर यह है कौन? तभी उसने अपना एक हाथ सरगम की तरफ इशारा करते हुए आगे गया। सरगम उसे हैरानी से देखने लगी। ये गाना उसे बहुत पसंद था। एक तरीके से कहा जाए तो ये गाना उसका फेवरेट हुआ करता था। एक टाइम पर इसका रीमिक्स भी उसे बहुत पसंद था और यह रीमिक्स वर्जन ही था। वो लड़का अपने कदम आगे बढ़ते हुए सरगम के लिए गाने लगा। वो सरगम का आशिक उसकी तरफ बढ़ने लगा और सरगम हैरानी से उसे देखने लगी। वो लड़का बिल्कुल उसके पास आ गया और उसकी आंखों को देखकर सरगम की आंखें बड़ी हो गईं। उसे वह आंखें पहचानी हुई सी लग रही थी, लेकिन मास्क होने की वजह से और इस अजीब तरीके के लुक की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि वही है या कोई और है। तभी उस लड़के ने गाना शुरू किया, हंसी ना उड़ाऊं मेरे प्यार की, हंसी ना उड़ाऊं मेरे प्यार की, थोड़ी कदर कर लूं मेरे प्यार की, थोड़ी कदर कर लूं मेरे प्यार की, मेरे बाद तरसोगे सारी उम्र, मेरे बाद तरसोगे सारी उम्र। गाते हुए वह लड़का सरगम के चारों तरफ घूमने लगा और उसे देखकर आगे के गाने गाने लगा। उसकी करीबियत से सरगम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह हर दिन उसके करीब आता है और पहले भी उसके करीब रहा है। उस लड़के से उसे कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी। वो लड़का उसके चारों तरफ घूमता रहा और आगे के लाइंस गाता जा रहा था। जितने भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए गए थे वह धीरे धीरे वापस आ गए थे। जब उन्होंने किसी लड़के को सरगम के चारों तरफ घूमते हुए देखा तो वह हैरान हो गए। वो उसकी तरफ जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तभी वो लड़का अचानक से लास्ट लाइन गाते हुए उसकी तरफ आ गया और फिर आगे का पार्ट गाने लगा। आज खुश हो तुम खुशियों संसर की, आज खुश हो तुम खुशियों संसर की, ये मेरी मजबूरी है क तुझसे मैं दूर हो, ये कैसे मैं बताऊं मैं कैसा मजबूर हूं, मैं कैसा मजबूर हूं। सरगम बस उसे देख रही थी। तभी उस लड़के ने उसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गिटार पर अपने हाथों की धड़कन को तेज किया और आगे गाया, एक मुलाकात जरूरी है सनाम, एक मुलाकात जरूरी है सनाम। इस लाइन पर वो सरगम से थोड़ा आगे निकल गया जिससे दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। तभी लड़के ने अपना चेहरा मास्क से हटा लिया और घूमकर अगले लाइंस गाते हुए बिल्कुल उसके सामने आ गया। जब उसका चेहरा सरगम के सामने आया तो वह हैरान रह गई। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनाम, एक मुलाकात जरूरी है सनाम। सरगम खुश हो गई क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अर्नव था। लेकिन उसे हैरानी हुई कि अर्नव ने गाना कहां से सीखा और गिटार कब से बजाना शुरू किया। सब देख रहे थे। पलक भी खुश हो गई थी कि वह कोई और नहीं बल्कि अर्नव ही है। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे जो उसे जानते थे। एक तो वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ऊपर से जब फ्रेशर्स हुआ था पिछले साल तब वह यहां पर आया था। सब बस उसे देख रहे थे। जैसे ही अर्नव ने अपनी लास्ट लाइन सनम तक कंप्लीट की, उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सरगम आगे बढ़कर उसके गले लग गई और उसके गालों पर किस किया। फिर उसने वापस उसके सीने से अपना सिर छुपा लिया। अर्नव ने अपने गिटार को एक तरफ घुमाया ताकि वो सरगम को छू सके और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया।
हर कोई हैरान हो गया। वो लड़की भी, जिसने पिछले दिन सरगम को मिस्ट्रेस कहा था, वह भी वहां मौजूद थी। उस वक्त उसका चेहरा काफी सुजा हुआ था, क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई थी, जहां उसे कोई आदमी मिला था। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि वह उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाएगा और बस उसका बिस्तर गर्म करना है और उसके कहने पर हर जगह नाचना और गाना है। उसे मुमांगी कीमत मिलेगी। इस पर उस लड़की को काफी गुस्सा आ गया था और उसने उसे थप्पड़ मारा था। थप्पड़ के बदले उसे थोड़ा सा जलील किया गया था और 2-3 थप्पड़ एक्स्ट्रा मारे गए थे। उससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया था, क्योंकि अर्नव ने उसे और आगे बढ़ने से मना किया था। अर्नव और सरगम ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भरा हुआ था और हर कोई ये देख रहा था। तभी अर्नव सरगम से थोड़ा दूर हुआ और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ बोलो। सरगम हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अर्नव दूर हुआ, अपने हाथों को फैला लिया और जोर से बोला, ताकि जितने भी स्टूडेंट वहां मौजूद थे सबको सुनाई दे जाए, आई लव यू। सरगम की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं। तभी अर्नव ने आगे कहा, विल यू मैरी मी। सरगम ने सबको देखा और फिर अर्नव की आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसे समझ आ गया कि जरूर कुछ तो हुआ है, जिस वजह से अचानक से अर्नव इस तरीके से कॉलेज में आ गया और उसके लिए ये सब किया। और फिर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया। उसने सिर हिलाया और भागकर अर्नव के पास गई और वापस उसके गले लग गई और जोर से कसकर पकड़ लिया। अर्नव ने कहा, अभी एक और चीज बाकी है। सरगम हैरानी से उसे देखने लगी। अर्नव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा और फिर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। सरगम बार बार अपनी आंखें खोल और बंद कर रही थी। अर्नव ने कहा, रिलैक्स, और फिर उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूम लिया। वो उसे शिद्दत से चूमने लगा और सरगम ने कुछ पल बाद उसके किस का रिप्लाई देना शुरू कर दिया। हर कोई देखकर हैरान हो गया कि सरगम मिश्रा का रिश्ता अर्नव सिंह रायजादा से है। काफी लोग खुश हो गए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की, जिसने सरगम को मिस्ट्रेस कहा था, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने ऐसे कैसे सरगम को मिस्ट्रेस बोल दिया। शायद इसी वजह से भगवान ने उसके साथ ऐसा किया और पिछली रात उसके साथ वो घटना घटी। दोनों के पैशनेट किस के बाद अर्नव ने उसे वापस अपनी बाहों में भर लिया और थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से चले गए। पलक भी अपने घर के लिए चली गई। अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था और सारिका का गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सरगम और अर्नव सरगम के घर वाले रास्ते पर थे कि तभी अर्नव ने कहा, वैसे तुम्हें क्या चाहिए? सरगम ने हैरानी से पूछा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अर्नव ने कहा, अब शादी होगी तो बताना तो पड़ेगा ना कि तुम्हें क्या चाहिए। सरगम ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी? किसकी शादी? अर्नव ने उसे देखा और कहा, हमारी। क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? सरगम बोली, चाहिए ना, पूरी क्रिकेट की टीम चाहिए, पर सच में मैं दे पाऊंगी क्या? अर्नव ने कहा, मेरे अंदर तो पूरा स्टेमिना है, तुम खुद देख लेना। सरगम अपना सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं, मुझे दो ही चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, उससे ज्यादा नहीं। अर्नव ने कहा, क्यों? हवा टाइट हो गई। सरगम ने कहा, नहीं, वो क्या है ना कि निमृत ने बताया था कि उसे कितना पेन हुआ था, इसलिए मुझे दो ही चाहिए। 2 बार कर लूंगी, 10 बार नहीं होगा मुझसे। और वैसे भी इतने सारे बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे उनकी वजह से। अर्नव इस पर मुस्कुराते हुए बोला, मैं 50 से गरीब नहीं होने वाला, और तुम 10 की बात कर रही हो। मैं तैयार हूं, बस बताओ कब से शुरू करना है। सरगम ये सुनकर तुरंत उसके करीब आए और बोली, मतलब आप हम दोनों की दूरी खत्म कर दोगे? अर्नव ने अपने कंधे को हल्का सा हिलाया और कहा, अभी नहीं, बाद में, पहले तो अक्षय की शादी होगी और साथ में तरुण की। सरगम दोनों को अच्छे से जानती थी। वो बोली, जहां तक मुझे पता है, अक्षय जी की तो शादी हो गई ना, उनका तो एक बेटा भी है। अर्नव ने कहा, बेटा नहीं है, वो बेटी है उसकी। सरगम ने कहा, अरे हाँ, और तरुण जी, उन्हें किसी से प्यार है या फिर अरेंज मैरिज है? अर्नव ने कहा, लव मैरिज है। 10 दिन बाद फाइनली दोनों की फैमिली मान गई है। सरगम खुशी से बोली, अरे, मतलब अब हम दोनों उनकी शादी में जाएंगे। पता नहीं, ये जिनकी शादियों में हम जा रहे हैं, उन्हें हमारी शादी में आने का मौका कब मिलेगा? अर्नव ने कहा, मतलब? सरगम ने कहा, मतलब सबकी शादी हो गई, हमारी पता नहीं कब होगी। तरुण जी और मेघ जी आपसे उम्र में छोटे हैं और उन दोनों की शादी हो रही है। तरुण जी की शादी 10 दिन बाद है,
और मेघ जी की तो छोड़ो, उनका तो एक छोटा सा बेटा भी है। और अक्षय जी, चलो वह तो आपसे बड़े थे, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से उनकी 3 साल की बेटी है। और आपको देखो, शादी की कोई बात करते भी नहीं। कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि क्या आपको मुझसे शादी नहीं करनी? अर्नव ने मजाक करते हुए कहा, हाँ, नहीं करनी, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। सरगम ने इस पर हैरानी से उसे देखा और फिर उसके चेहरे के पास जाकर उसके गालों पर हल्के से काटा और बोली, मैं आपके सारे शरीर को ना ऐसे काट डालूंगी, फिर कोई और लड़की पास नहीं आ पाएगी। अर्नव ने उसकी कमर पर हाथ डाला, उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, आई एम रेडी, काटो तो सही। सरगम इस पर बिल्कुल मुड़ गई और उसकी थोड़ी को अपने होठों से छू लिया, जिस पर अर्नव ने उसे दूर किया और बोला, आर यू सीरियस? मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। सरगम ने कहा, बट आई एम ऑल्सो सीरियस, मुझे तो यही करना है। इसके बाद वह वापस उसकी तरफ झुकी तो अर्नव ने झटके से गाड़ी को रोक दिया। इस पर सरगम पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन अर्नव ने उसका सिर शीशे से लगने नहीं दिया और अपना हाथ उठा लिया। सरगम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लगा तो नहीं? अर्नव ने कहा, नहीं लगा, तुम ठीक हो? सरगम ने कहा, मैं तो ठीक हूं। उसके बाद अर्नव उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा और उसे बिल्कुल अपने से चिपका लिया। दोनों की बॉडी में एक अलग ही गर्माहट जनरेट हो रही थी, जो काफी खूबसूरत थी। अर्नव का सच में मन कर रहा था कि वह सारी की सारी दूरी मिटा दे, लेकिन वो उस दिन सरगम की बात को आज तक नहीं भूला था। अगर उस दिन सरगम ने वह सब नहीं किया होता, तो शायद अब तक वह सारी दूरियां मिटा चुका होता। लेकिन अब उसे डर लगता था, उसे इस बात का डर लगा रहता था कि जब सच में वह और सरगम एक होंगे, तो उस दिन सरगम को कितना बुरा लगेगा। फिलहाल सरगम को इस पेन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। दूसरे लोग बोलते थे कि दर्द होता है, पर सरगम को यह नहीं पता था कि कितना खतरनाक दर्द होता है। उसे तो बस एक होने से और बच्चे के आने से मतलब था। शायद उसने अपने मन को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था, चाहे दुनिया जहां का सारा दर्द क्यों ना सहना पड़े, वो सहन कर लेगी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी एक गाड़ी ने पीछे से हॉर्न दिया। शायद वो बीच सड़क पर खड़े थे, इसलिए सरगम दूर हो गई और बोली, किसी को हमारी खुशी से मतलब नहीं है। दुनिया को देखो, दो प्रेमी इतने समय के बाद मिल रहे हैं और उन्हें एंजॉय करने का मौका तक नहीं दिया जाता। इस पापी दुनिया को हमेशा अलग ही करना होता है। इसके बाद वो अर्नव के ऊपर से उठी और गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। अर्नव को हंसी आ गई और उसने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ निकेतन के घर पर निकेतन ने अपने आदमी को बुलाया और कहा, कुछ पता चला कि वह लड़की कहाँ जाती है सबसे ज्यादा और अकेली रहती है? मुझे उसके साथ बहुत अच्छा वाला खेल खेलना है। वो बेचारी खुद को जान से मार डालेगी और उसके मरते ही अर्नव खुद मर जाएगा। निकेतन का आदमी हंसने लगा और बोला, पता चल गया है, उसने कोई डांस क्लास ज्वाइन कर रखी है। अकेली जाती है और अकेली आती है, क्योंकि उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो हम उसे डांस क्लास से लौटते वक्त उठा लेंगे। और वैसे भी सुनने में आया है कि अर्नव सिंह रायजादा शायद उससे अब शादी करने वाला है। निकेतन ने कहा, अफसोस, वो शादी नहीं कर पाएगा। वो खुद अपने हाथों से उसे दूर फेंक देगा जब उसके साथ वो सब होगा। इसके बाद निकेतन खड़ा हुआ और बोला, चलो फिर आज नहीं तो कल के कल उसे खत्म करने की तैयारी करो। वो लड़की भी बहुत तेज है, इतनी अंदर बर्फ में डाला फिर भी बच गई। बिल्कुल मरने की हालत में मैंने उसे डाला था, पर नहीं, उस लड़की के अंदर हिम्मत है और मुझे उस लड़की की हिम्मत तोड़नी है, किसी भी कीमत पर। इसीलिए उसका अंत करने का वक्त आ गया है। निकेतन का आदमी बोला, हो जाएगा, वो लड़की बहुत जल्द उस जगह पहुंच भी जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, कोशिश करेंगे कि आज ही हो जाए, वरना कल तो पक्का हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।